बेल क्रिमिनल लॉ का ये एक इंटीग्रल पार्ट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच जस्टिस सी.टी. रवि कुमार और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने ये कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 के तहत जो स्टैट्यूटरी बेल का प्रोविजन है वो एक फंडामेंटल राइट है। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर ये स्टैट्यूटरी बेल है क्या और इसके अलावा कौन कौन से बेल के प्रोविजंस हमारे इंडिया में मौजूद है। आखिर बेल की दरख्वास्त कब और कौन कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को हम पूरे तरीके से एनालिसिस भी करेंगे और इसके साथ में रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप एक लॉयर है या फिर एक लॉ स्टूडेंट है या फिर एक क्लैट एस्पायरेंट या फिर किसी भी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेल के प्रोविजंस को बिल्कुल सरल और विस्तार से बताने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्विमिंग। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज बेल। बेल का मतलब होता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन अभी पेंडिंग ट्रायल है, यानी कि जिसका ट्रायल अभी होने वाला है, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हुए उसे रिलीज कर देना। वो कंडीशंस कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला तो ये कि अक्यूज्ड पर्सन कोई बॉन्ड जमा कर सकता है कोर्ट के पास, और दूसरा ये हो सकता है कि कोर्ट अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हुए उसे बेल दे और अक्यूज्ड पर्सन ये इंश्योर करेगा कि वो सारे कंडीशंस को जरूर फुलफिल करेगा। ये बेल के प्रोविजंस सीआरपीसी के चैप्टर 3 के सेक्शन 436 से 450 के अंदर प्रोवाइडेड है। अब देखिए, बेल 4 तरह के हो सकते हैं, पर बेल के इन टाइप्स को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर में ऑफेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए थोड़ा ब्रीफली हम ऑफेंसेस को जान लेते हैं। ऑफेंसेस मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच में जो डिफरेंस है, इसको किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, मतलब कि एक ऑफेंस कितना घातक है इसके ऊपर। तो अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करें तो उसमें वो टाइप के ऑफेंसेस आते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। इसमें वो ऑफेंसेस इन्वॉल्व है जिसके आईपीसी के अंदर में 3 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट है और साथ में फाइन हो भी सकती है। क्राइम जैसे कि मर्डर, रेप या फिर डाउरी डेथ इस टाइप के ऑफेंस में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये थोड़े से लेस सिवियर काइंड ऑफ क्राइम्स होते हैं, जैसे कि डिफेमेशन या फिर असॉल्ट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उन ऑफेंसेस को मेनली बोला जाता है जिसके रिगार्डिंग आईपीसी के अंदर लेस देन 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक समझने वाली बात है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन या तो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है। कभी कभी जो है दोनों ऑफेंसेस का मिक्स देखने को मिलता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कि ए ने बी को कुछ एक्सपेंसिव सामान ले जाते हुए देखा, जिस वजह से ए ने सबसे पहले उन सामान को बी के पास से छीनने के लिए जो है उसको असॉल्ट किया। अब असॉल्ट जो है एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब जब बी ने यहाँ पे रेजिस्ट किया, ए ने उसको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की। अब एक्सटॉर्शन जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके बाद उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई जिसमें ए ने बी को मार डाला। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये जो पूरा इंसिडेंट मैंने बताया, इसमें हमें एक कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का मिक्स देखने को मिलता है। ऐसे केसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट किया जाता है। चलिए अब समझ लेते हैं बेल के टाइप्स को। बेल मेनली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है रेगुलर बेल। ये रेगुलर बेल उस पर्सन को दिया जाता है जो पहले भी कभी अरेस्ट हुआ हो। रेगुलर बेल अप्लाई किया जाता है सीआरपीसी के सेक्शन 437 या फिर सेक्शन 439 के तहत। इस टाइप के बेल में जो है कोर्ट अक्यूज्ड पर्सन को एक बॉन्ड के अगेंस्ट में रिलीज कर देती है। बॉन्ड में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जमा करना पड़ता है। दूसरा होता है इंटरिम बेल।
इंटरिम बेल तब दिया जाता है जब कोर्ट ये सेटिस्फाइड होता है कि अक्यूज पर्सन को जो है डिटेन करके रखना काफी अनजस्ट होगा। कोर्ट तब अक्यूज पर्सन को इंटरिम बेल ग्रांट करती है एक शॉर्ट या फिर टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक कि उसको एक रेगुलर या फिर एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल जाता। थर्ड टाइप ऑफ बेल होता है एंटिसिपेटरी बेल। इसको सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है। एंटिसिपेटरी बेल जो है ये एक प्री अरेस्ट बेल है, यानी कि अक्यूज्ड पर्सन को अगर ऐसा लगता है कि वो अरेस्ट होने वाला है तो अरेस्ट होने से पहले ही वो जो है बेल के लिए कोर्ट के पास अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि एंटिसिपेटरी बेल अक्यूज्ड को मिलेगा या फिर नहीं। पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है वो अलर्ट हो जाती है। और चौथा जो टाइप का बेल है वो है स्टैट्यूटरी बेल, जिसके बारे में हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। इसको सीआरपीसी के सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 के तहत दिया जाता है। इसको तब दिया जाता है जब एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये केस क्या था। केस था रितु छबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में पिटिशनर ने अपने हस्बैंड के रिलीज के लिए एक रिट पिटिशन फाइल किया था। उनके हस्बैंड को चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो सेक्शन 120 बी और सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी में मेंशन्ड है इसके अंदर बुक किया गया था। साथ में सेक्शन 7, 12 और 13 सबसेक्शन 2 एंड 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भी उन पर इम्पोज किया गया था, जो कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट और अनलॉफुल रेम्यूनरेशन से रिलेटेड सेक्शंस है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिशियल एक्ट के लिए कोई पैसे लेता है तो ये सेक्शंस जो है उन पर लागू किए जाते हैं। इस केस को जब इनिशियली फाइल किया गया तब पिटिशनर के हस्बैंड का नाम इस केस में नहीं था। इसके बाद कई सारे सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किए गए पर कहीं पर भी पिटिशनर के हस्बैंड का नाम नहीं आया। इसके कुछ दिनों बाद जो है इस केस के इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जो है ट्रांसफर कर दिया गया और सीबीआई ने फिर इन्हें अरेस्ट कर लिया। इसके बाद और भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स आई जिसमें पिटिशनर के हस्बैंड को सस्पेक्ट बताया गया। उनके रिमांड को भी जो है एक्सटेंड किया गया और उन्हें कभी बेल मिल ही नहीं पाया। तो अक्यूज पर्सन के वाइफ ने जब रिट पिटिशन फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरिम बेल ग्रांट की। रिट पिटिशन में कंटेंशन ये था कि अक्यूज्ड पर्सन की इन्वेस्टिगेशन ना ही कंप्लीट हो रही थी और ना ही उन्हें बेल मिल पा रहा था, जिस वजह से आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनका फंडामेंटल राइट जो है हाईली प्रेजुडिस्ड था। इस रिट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या कंटेंशन था, चलिए अब उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये जो स्टैट्यूटरी बेल का कॉन्सेप्ट है ये आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर किसी भी अक्यूज पर्सन के इस राइट को हम लोग वायलेट करेंगे तो आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है वो अट्रैक्ट होगा। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई का जो जजमेंट था उसको अपहेल्ड करते हुए ये कहा कि सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 का एक लिम्ब है। तो इस वजह से जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि वो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन को खत्म करे। तीसरा ये कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और उसके इन्वेस्टिगेशन को अगर 24 घंटों के अंदर खत्म नहीं किया जा सकता तो फिर उस पर्सन के फर्दर रिमांड के लिए जो है उसे मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होगा। चौथा ये कि रिमांड अगर एक्सटेंड होती है तो वो 90 डेज से ज्यादा पीरियड के लिए एक्सटेंड नहीं हो सकती अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट मोर देन 10 इयर्स इन्वॉल्व है। और अगर कोई और ऑफेंस है यानी कि इम्प्रिजनमेंट लेस देन 10 इयर्स का कोई भी अगर ऑफेंस है तो फिर ये इन्वेस्टिगेटिंग पीरियड जो है ये 60 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। अब अगर ये 90 डेज और 60 डेज का जो कैप लगा हुआ है उस ड्यूरेशन के अंदर अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाती है
तो फिर अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर जो है स्टैट्यूटरी बेल का राइट आ जाता है। नेक्स्ट, अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करनी रहेगी और ये अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है एक्सप्लिसिटली बोल रही है, फिर भी जो है ये स्टैट्यूटरी बेल का राइट एक्सटिंग्विश नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए कोई चार्जशीट या फिर प्रोसिक्यूशन की कोई भी कंप्लेंट भी फाइल नहीं की जा सकती है, सिर्फ इसलिए कि अक्यूज्ड पर्सन के स्टैट्यूटरी बेल के राइट को कर्टेल किया जा सके। इस टाइप के चार्जशीट अगर फाइल होते भी हैं, फिर भी स्टैट्यूटरी बेल का राइट जो है वो अक्यूज्ड के पास रहेगा। ये स्टैट्यूटरी बेल जो है एक फंडामेंटल राइट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहीं भी डिफॉल्ट करती है या फिर टाइमली इन्वेस्टिगेशन को खत्म नहीं करती है, तो फिर इस वजह से हम अक्यूज्ड पर्सन को सफर नहीं करवा सकते हैं। बिक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और फखरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ऐसे केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टैट्यूटरी बेल के राइट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कोर्ट्स के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि सिटीजन्स की सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना। सिविल लिबर्टीज वो है जो फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। अगर हम इन सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। तो अगर हम इन सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और हाँ, लूसिड स्ट्रीमिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.